अक्टूबर 2023 को इसराइल में करीब 1200 जाने गई, जिसके लिए पैलेस्टाइन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और फिर ठीक एक साल बाद इसराइल ईरान के सोल्जर्स मार देता है और ईरान इसराइल पर एयर स्ट्राइक करा देता है। जो लड़ाई ठीक एक साल पहले इसराइल और हमास के बीच थी, वो आज ईरान और इसराइल तक कैसे पहुंच गई, जो एक दूसरे से करीब 2500 किलोमीटर दूर हैं। ईरान, इसराइल, हिजबुल्लाह, हमास, आखिर मिडिल ईस्ट में अचानक इतने बम धमाके कैसे होने लगे? दरअसल ईरान और इसराइल की ये लड़ाई एकदम से 1 अक्टूबर को नहीं शुरू हुई। इससे पहले ये अटैक्स अप्रैल 2024 में भी हुए और उससे पहले ये लड़ाई 1979 से चलती आ रही है। पर दोनों देशों के बीच हालात पहले से ऐसे नहीं थे और ये समझने के लिए आइए थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। इसराइल को 14 मई 1948 को एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके बाद अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट चले। लेकिन उस टाइम पर टर्की के बाद ईरान दूसरा ऐसा देश बना जिसने इसराइल का स्टेटहुड रिकॉग्नाइज किया था। इनफैक्ट इसराइल और ईरान इतना क्लोज थे एक दूसरे के, जैसे दो भाई जो साथ में काम करते हो और काम करते हुए ही आपस में भिड़ भी जाते हो, क्योंकि भाईचारे का ये सिलसिला 1979 से बदलने लगा और इसका एक बहुत बड़ा कारण था ईरानियन रेवोल्यूशन। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद ईरान को इम्पीरियल स्टेट से बदल करके एक इस्लामिक रिपब्लिक का स्टेटस मिल गया। अब ये होते ही एक चीज जो इस देश में सबसे ज्यादा बदलने लगी, वो था इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम। 1979 के पहले ईरान में पहलवी डायनासिटी का राजतंत्र यानी मोनार्की थी, लेकिन जब इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का स्टेटस मिला तो यहाँ पे पहलवी डायनासिटी का रूल खत्म हो करके इस्लामिक थियोक्रेसी यानी धर्म तंत्र और डेमोक्रेसी एक साथ आ गई। और ये सब होते ही ईरान ने एंटी इजराइल थियोरी अपना ली। इन सब के चलते ही कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने लगे, यानी दोनों देशों की अलग अलग विचारधाराएं बन गई, क्योंकि ईरान में इस्लाम फॉलो होता है और इसराइल में ज्यादातर जुडाइज्म फॉलो होता है। जहाँ एक तरफ ईरान का कहना था कि इसराइल को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इसराइल का मानना था कि ईरान का एग्जिस्ट करना बाकी दुनिया के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ईरान की मिलिट्री पावर मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है और इसी वजह से उसने हमेशा से हमास को मिलिट्री वेपन से सपोर्ट किया, जो कि एक फिलिस्तीनी ग्रुप है। और इसराइल के हिसाब से ऐसे कोई भी ग्रुप्स या कंट्रीज का होना बाकी सबके लिए काफी नुकसानदायक है। इस वजह से ही वो पैलेस्टाइन के भी हमेशा से खिलाफ रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसराइल और पैलेस्टाइन के बारे में भी ऐसे ही एक्सप्लेन करें तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब इतने समय से चलती आ रही ईरान और इसराइल की आपसी रंजिश ने अक्टूबर से पहले अप्रैल 2024 में हम सबको हैरान कर दिया था। जहाँ एक तरफ ईरान ने करीब 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स इसराइल पर गिराए थे, वहीं उससे पहले इसराइल ने ईरानियन एम्बेसी बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में करीब 13 लोग और ईरानियन ऑफिशियल्स मारे गए थे, जिसमें से एक थे ईरानियन फोर्स के सीनियर मिलिट्री कमांडर। उसके बाद ये सिलसिला एक बार फिर से सितंबर में शुरू हुआ, जब हिजबुल्लाह मेंबर्स के पास मौजूद कई पेजर डिवाइसेस फट गए। इसके साथ ही इसराइल द्वारा कई हिजबुल्लाह मेंबर्स भी मारे गए। पर ये बात तब बढ़ी जब 27 सितंबर को एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरल्लाह मारे गए। अब हिजबुल्लाह दरअसल सबसे पावरफुल एक नॉन स्टेट ग्रुप है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो किसी भी कंट्री या पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है। और लेबनान बेस्ड इस ग्रुप को ईरान का सपोर्ट हमेशा से मिलता रहा है। लेकिन वहीं इसराइल का कहना था कि हिजबुल्लाह सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको वो इस दुनिया से खत्म करना चाहता है। अब जहाँ ईरान का कहना है कि इसराइल बेवजह ही हमारे सिविलियन, सोल्जर्स और ऑफिशियल्स को मार रहा है, वहीं इसराइल का मानना है कि वो इस दुनिया से टेररिज्म को हटा रहा है। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला तो शायद तभी हो सकेगा जब ये हमले रुकेंगे, जिसके फिलहाल अभी तो कोई भी आसार नहीं लग रहे। पर आखिर ईरान और इसराइल की इस लड़ाई में इंडिया को क्या नुकसान है, अगर जानना है तो कमेंट जरूर करना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।